नमस्कार बच्चों, सीनियर मैथ्स में मैं BL जांगेड़ अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मैट्रिक्स। अपन अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है बच्चों मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अपन ने जो अपने एक्सरसाइज 3.1 है उसको अच्छे से पढ़ लिया। एक्सरसाइज 3.1 से पहले जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट था मैट्रिक्स की परिभाषा, कोटि, मैट्रिक्स के प्रकार, ठीक है, जो कुछ था वो अपन ने पढ़ लिया था और उस पर जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो क्वेश्चन भी अपन ने देखे थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 3.2 की ओर, ठीक है। इससे पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट दिया है वो वाला पार्ट अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 की ओर बढ़ते हैं और नई हेडिंग लिखते हैं मैट्रिक्स योग। मैट्रिक्स योग, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का योग ज्ञात करना, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ध्यान में रखते हैं कि दो मैट्रिक्स का योग पॉसिबल कब होता है, सम पॉसिबल कब होता है, यानी कि योग संभव कब होता है। ध्यान में रखना है दो मैट्रिक्स का योग तभी संभव होता है जब उनका क्रम समान हो। आप लिखोगे कि कोई दो मैट्रिक्स कैपिटल ए व कैपिटल बी योग के अनुकूलनीय है या फिर योग के अनुकूल है यदि इनका क्रम क्या है, समान। तो योग के अनुकूल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। योग के अनुकूल होने के लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए। मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का अगर क्रम समान है तभी उनका योग पॉसिबल होगा, वरना योग पॉसिबल नहीं होगा। अगर योग पॉसिबल है तो जो आंसर प्राप्त होगा, आंसर से एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उसका क्रम भी वही होता है जो उन दो मैट्रिक्स का था। तो यहाँ पर लिखोगे जैसे उदाहरण के रूप में कि जैसे ए मैट्रिक्स है, ए का क्रम क्या है, m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स है बी और बी का क्रम भी क्या है, m क्रॉस n। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का क्रम सेम है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का सम कर सकते हो। और सम करने के बाद में आपने मान लो सम कर दिया, जो आंसर प्राप्त हो रहा है, जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है उसको कोष्टक में लिख दिया, उसका नाम लिख दिया मैंने शॉर्ट में a प्लस बी। इन दोनों का सम क्या, एक आंसर प्राप्त हो रहा है, जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है उसका आंसर भी क्या होगा, फिर m क्रॉस n होगा, m क्रॉस n होगा। अब बात करते हैं कि सम करते कैसे। एक बात देखिए, अब तक हमने कौन सी, किन्हीं दो मैट्रिक्स का सम पॉसिबल कब होता है, सम पॉसिबल केवल तभी होगा जब उनका क्रम समान हो। अगर क्रम समान है तो जो आंसर है उसका क्रम वही होगा जो ए और बी का था। अगर m क्रॉस n है तो आंसर का क्रम भी क्या होगा, m क्रॉस n। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर योग संभव है तो योग करते कैसे हैं। तो इसके लिए लिखेंगे यदि ए व बी का योग संभव है या फिर मैट्रिक्स योग के अनुकूल है, तब दोनों के यानी कि दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयवों का योग किया जाता है। इसका अर्थ है 1 स्थिति वाले का सम होगा 1 स्थिति वाले के साथ। पहले में जो 2 3 स्थिति पर है उसका सम होगा दूसरे में जो 2 3 स्थिति पर है।
यानी कि सेम सत्य वाले एलिमेंट का क्या हो जाएगा, फिर सम हो जाएगा। अगर अपन बात करें किसकी, डिफरेंस की, तो यहां पर चिन्ह आ जाएगा किसका, माइनस का। यानी कि व्यवकलन आप करोगे कैसे, यदि ए और बी का क्रम सेम है तब उनका डिफरेंस संभव होगा, पॉसिबल होगा। करोगे कैसे, दोनों के संगत अवयवों का डिफरेंस लेते हैं। पहले में 5, 6 पोजीशन वाला एलिमेंट है, उसमें से दूसरे के 5, 6 पोजीशन वाले एलिमेंट में से घटा देते हैं, एलिमेंट को घटा देते हैं। सेम पोजीशन वाले में से दूसरे के सेम पोजीशन वाले को घटा देते हैं, जिससे आपको क्या प्राप्त होगा, डिफरेंस। जैसे a प्लस बी ज्ञात करते हैं, सेम a माइनस बी भी आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे उदाहरण के रूप में देखो, उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे यदि कैपिटल A बराबर, यहां पर लिख दिया 1 2 4 6, कैपिटल B लिख दिया मैंने 2 1 5 3, ये लिख दिया। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। अगर ऑर्डर सेम है तो आप बोलोगे इनका योग भी संभव है और डिफरेंस भी संभव है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, नंबर फर्स्ट a प्लस बी ज्ञात कर रहे हो। योग संभव है, क्यों, क्योंकि 2 क्रॉस 2 है, इसका क्रम भी क्या है, 2 क्रॉस 2 है। सम पॉसिबल है, कैसे करोगे, एक बार सेम लिख रहा हूं, 1 2 4 6 प्लस 2 1 5 3, सम करना है। कैसे करोगे, संगत में संगत को जोड़ोगे, क्या आएगा, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 कितना 3, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 3 कितना आएगा 9, कितना आएगा भाई 9 आएगा। ठीक है, अब अपन अगर ज्ञात करना चाह रहे हैं क्या, डिफरेंस, तो देखो इसका क्रम 2 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 2, तो जो आंसर प्राप्त हो रहा है उसका क्रम भी कितना है, 2 क्रॉस 2 है। अब अपन देख रहे हैं डिफरेंस, तो 1 2 4 6, फिर माइनस 2 1 5 3, डिफरेंस कैसे करते हो, संगत में से संगत को घटाते हो, 1 1 वाले में से 1 1 वाले को घटाते हो। 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 6 माइनस 3 कितना आएगा 3 आएगा। तो ये आपका क्या है, a माइनस बी है, और a माइनस बी का क्रम भी क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो योग या डिफरेंस, सम या फिर डिफरेंस, दोनों क्या है, एक की बात है। योग और डिफरेंस के अनुकूल कब होती है मैट्रिक्स, अनुकूल तब होती है जब उनका क्या हो, क्रम समान। अगर अनुकूल है तो सम या डिफरेंस करते कैसे हो, संगत में संगत को जोड़ देते हैं, या फिर डिफरेंस के लिए संगत में से संगत को घटा देते हैं, जिससे आपको सम प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, डिफरेंस। और जो आंसर प्राप्त होता है उसका क्रम भी क्या होता है, वही होता है जो दी गई दोनों मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स योग के, या फिर डिफरेंस भी बोल सकते हो, वो भी सेम गुण आएंगे। लिख रहा हूं मैट्रिक्स योग के गुण, मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। ठीक है, इसमें लिख रहा हूं यदि कैपिटल A, कैपिटल B व कैपिटल C योग के अनुकूल मैट्रिक्स है, यानी कि इन तीनों का क्रम ऑर्डर जो है वो समान, तब एक नंबर प्रॉपर्टी है, वो लिख रहा हूं मैं क्रम विनिमेयता, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमेयता यानी कि कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमेयता का अर्थ है, योग के लिए क्रम विनिमेयता यानी कि किन्हीं दो मैट्रिक्स का योग करते हो। क्रम विनिमेयता का अर्थ है कि अब यदि उनके क्रम को विनिमय कर दिया
पहले के स्थान पर दूसरा, दूसरे के स्थान पर पहला कर दिया। अगर नो चेंज आए, अगर योग नो चेंज आए, सेम का सेम आए, तो आप बोलोगे मैट्रिक्स योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हाँ बिल्कुल, मैट्रिक्स योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इसमें लिखोगे क्या कि मैट्रिक्स योग, याद रखना है कि मैट्रिक्स योग हमेशा क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय होता है। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स योग पहले भी मैट्रिक्स होनी चाहिए, बाद में भी मैट्रिक्स होनी चाहिए। योग यानी कि मैट्रिक्स का योग क्रम विनिमय नियम का पालन कब करता है? जब ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर आप क्या कर रहे हो? ए कर रहे हो। उसके बाद में भी जो डिफरेंस उसके बाद में भी जो आंसर आता है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि ए प्लस बी बराबर आए बी प्लस ए के, तब बोलोगे मैट्रिक्स का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, पालन करता है। अगर बराबर नहीं आता है तो आप बोलोगे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यहां पर प्लस का चिन्ह है तो इसलिए आप बोल रहे हो मैट्रिक्स योग। क्या नाम है? मैट्रिक्स योग। आगे अपन पढ़ेंगे गुणा के लिए। ए गुणा बी का मान बराबर नहीं होता हमेशा किसके? बी गुणा ए के। तो आप बोलोगे इधर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बीच में चिन्ह, वहां पर करोगे गुणा, तो वो होगा मैट्रिक्स गुणन। बराबर नहीं आता इसलिए बोलोगे मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, हमेशा बराबर आए जरूरी नहीं। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो बोलते हो मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। लेकिन मैट्रिक्स योग जो है वो बराबर आता है इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, हमेशा बराबर होता है। उदाहरण से भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, एसोसिएटिव साहचर्यता। साहचर्यता, साहचर्यता का अर्थ क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसके गुण पढ़ रहे हो? मैट्रिक्स योग के। मैट्रिक्स का योग कर रहे हो, उसमें कौन सा गुण देख रहे हो? साहचर्यता। साहचर्यता के लिए हमेशा अपन 3 एलिमेंट लेते हैं। कितने एलिमेंट लेते हैं? 3। यानी कि कितनी मैट्रिक्स लेनी है? 3 मैट्रिक्स लेनी है। और योग के लिए साहचर्यता, इसका अर्थ होगा 3 मैट्रिक्स का योग करना है। और वो योग कैसे करना है? आगे पीछे करना है। योग कैसे करना है? आगे पीछे। जैसे ए प्लस बी ब्रैकेट, यानी कि इन दोनों का पहले सम कर लिया, ए में बी को जोड़ दिया, सम कर लिया, एक नई मैट्रिक्स आएगी। वो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका अब सम करना है किसके साथ? सी के साथ। अगर ये बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? ए प्लस बी प्लस सी के। लेफ्ट साइड का अर्थ है पहले ए में बी को जोड़ा, जो आंसर आ रहा है उसमें सी को जोड़ा। राइट साइड का अर्थ है पहले बी में सी को जोड़ा, जो आंसर आ रहा है उसमें ए को जोड़ा। अगर इसका पूरा आंसर इसके पूरे आंसर के बराबर आता है तो आप बोलते हो एसोसिएटिव नियम का पालन होता है, साहचर्य नियम का पालन होता है। हाँ बिल्कुल, 3 मैट्रिक्स के लिए ए प्लस बी प्लस सी का आंसर इसके बराबर हमेशा आता है। 3 मैट्रिक्स के लिए जैसे ए प्लस बी का आंसर बी प्लस ए के बराबर मैट्रिक्स में होता है तो आपने बोला क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और 3 मैट्रिक्स के लिए इस प्रकार से जो सम कर रहे हो वो इस प्रकार के सम के हमेशा बराबर होता है, इसलिए बोलते हो मैट्रिक्स योग साहचर्य नियम का भी हमेशा पालन करता है। अगर योग बराबर नहीं होता तो आप बोलते हैं साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। तो इसमें क्या लिखोगे? मैट्रिक्स योग साहचर्य नियम का पालन करता है। मैट्रिक्स योग साहचर्य नियम का पालन करता है, पालन करता है। लिखना है आपको, याद रखना है, मैट्रिक्स योग साहचर्य नियम का पालन करता है। 3 नंबर पॉइंट, तत्समक। तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक। या फिर किसका योग कर रहे हो? मैट्रिक्स का योग। कर क्या रहे हो? योग कर रहे हो। योग को बोलते हैं योज्य। याद क्या कर रहे हो? तत्समक। तो तत्समक को, योग के लिए जो तत्समक होता है उसको ये भी लिख सकते हो कैसे? योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। ठीक है। आज के बाद में गणित में अगर आपको कहीं पर भी तत्समक नाम दिखाई दे तो याद रखना है कि तत्समक वह होता है जिसका कोई फर्क ना पड़े।
तस्मक क्या होता है? वह होता है जिसका कोई फर्क ना पड़े। किसका तस्मक पढ़ रहे हो आप? योग का। किसका तस्मक पढ़ रहे हो? योग का, इसलिए नाम क्या है? योज्य तस्मक। तस्मक का अर्थ क्या है? जिसका कोई फर्क ना पड़े। किसका तस्मक? योग का, अर्थात जिसका योग करने पर कोई फर्क ना पड़े वो क्या होता है? योज्य तस्मक। अगर आप गुणा के लिए तस्मक पढ़ रहे हो, अगर आप गुणा के लिए तस्मक पढ़ रहे हो तो उसका नाम होगा गुणन तस्मक। तो गुणन तस्मक क्या होगा? वह होगा जिसका गुणा करने पर कोई फर्क ना पड़े। जिसका गुणा करने पर कोई फर्क ना पड़े वो तो गुणन तस्मक, और जिसका योग करने पर कोई फर्क ना पड़े वो क्या होता है? योज्य तस्मक। किसका योज्य तस्मक? मैट्रिक्स का। यानी कि मैट्रिक्स का योज्य तस्मक वह होता है जिसका किसी दी गई मैट्रिक्स में योग करते हैं तो कोई फर्क ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। अब एक बात सुनो, आपने फिजिक्स में विमा चैप्टर पढ़ा है। विमा चैप्टर में आपने देखा था कि समय में समय जुड़ता है, मास में मास जुड़ता है, डिस्टेंस में डिस्टेंस जुड़ती है, मास में कभी समय नहीं जुड़ता। उसी प्रकार से जो मैट्रिक्स होती है उसमें मैट्रिक्स ही जुड़ती है। जो मैट्रिक्स होती है उसमें क्या जुड़ती है? मैट्रिक्स ही जुड़ती है। ठीक है, तो योज्य तस्मक के लिए आप क्या बोलोगे कि योज्य तस्मक वह होता है जिसका किसी दी गई मैट्रिक्स में सम करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप बोलोगे योज्य तस्मक एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका दी गई मैट्रिक्स में अगर सम करते हो कोई फर्क ना पड़े, वापस क्या आ जाए? ए आ जाए। चाहे लेफ्ट साइड से जोड़ो चाहे राइट साइड से जोड़ो। तो कौन सी मैट्रिक्स को ए में जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता? शून्य मैट्रिक्स को। कौन सी मैट्रिक्स को? शून्य मैट्रिक्स को। और शून्य मैट्रिक्स को किससे लिखते हैं? जीरो से या फिर ओ से, जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर आपकी हेडिंग है योज्य तस्मक। तो योज्य तस्मक क्या होता है? जिसका योग करने पर कोई फर्क न पड़े, क्या कहलाता है? योज्य तस्मक। तो योज्य तस्मक क्या होगी? शून्य मैट्रिक्स। योज्य तस्मक क्या होगी भाई? शून्य मैट्रिक्स होगी। योज्य तस्मक क्या होती है भैया जी? शून्य मैट्रिक्स। तो a प्लस 0 अगर आप कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? वापस a। चाहे राइट साइड से जोड़ो चाहे लेफ्ट साइड से जोड़ो, अगर आप a में शून्य मैट्रिक्स को जोड़ रहे हो, a के एलिमेंट में शून्य शून्य जोड़ रहे हो तो वापस क्या आएगा? सेम ही आएगा। चाहे शून्य शून्य को लेफ्ट साइड से जोड़ो चाहे राइट साइड से, वापस क्या आ रहा है भाई? a आ रहा है। तो फर्क किसका नहीं पड़ रहा? फर्क किसका नहीं पड़ रहा? शून्य मैट्रिक्स का। क्या कर रहे हो? योग कर रहे हो। योग में शून्य मैट्रिक्स का फर्क नहीं पड़ता तो शून्य मैट्रिक्स क्या है? योज्य तस्मक। तो योज्य तस्मक क्या होती है? योज्य तस्मक होती है उसी क्रम की शून्य मैट्रिक्स, उसी क्रम की शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, उसी क्रम की शून्य मैट्रिक्स। अगर ए का क्रम 2 क्रॉस 3 है तो शून्य मैट्रिक्स का क्रम भी आप लेकर चलोगे कितना? 2 क्रॉस 3। कितना लेकर चलोगे? 2 क्रॉस 3। तो याद रखना योज्य तस्मक क्या होता है? उसी क्रम की शून्य मैट्रिक्स होती है। ठीक है जी। नंबर 4 नेक्स्ट लिख रहा हूं प्रतिलोम। नेक्स्ट लिख रहा हूं प्रतिलोम, और किसके लिए? योग के लिए। तो इसका नाम होगा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। ठीक है, जैसे तस्मक के लिए आप याद रखते हो क्या? जिसका फर्क ना पड़े। योज्य तस्मक तो जिसका योग करने पर कोई फर्क ना पड़े। उसी प्रकार प्रतिलोम का अर्थ है, योज्य प्रतिलोम का अर्थ यह है कि जिसका योग करने पर उसी ऑपरेशन का तस्मक प्राप्त हो। चल क्या रहा है आपका? योग चल रहा है। चल क्या रहा है आपका? योग चल रहा है। यानी कि किसी दी गई मैट्रिक्स में, किसी दी गई मैट्रिक्स में आपको योग करना है, और योग करने के बाद में उसी ऑपरेशन का, उसी संक्रिया का क्या मिलना चाहिए? तस्मक। प्लस संक्रिया का तस्मक जो योज्य तस्मक होता है वो क्या होता है? शून्य मैट्रिक्स होती है।
तो यहां पर क्या लिखोगे, ए में आप क्या जोड़ोगे ताकि शून्य आ जाए, माइनस ए जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे आप, माइनस ए जोड़ोगे। तो ए में आप क्या जोड़ते हो ताकि उसी ऑपरेशन का तस्मक आ जाए, क्या जोड़ोगे, माइनस ए। तो ऐसा जो माइनस ए है वो ए का क्या होता है, योज्य तस्मक। ए का योज्य तस्मक क्या होगा, ए में क्या जोड़ें ताकि योग का क्या हो, तस्मक, योग का तस्मक क्या होता है, शून्य, शून्य आ जाए। ए में क्या जोड़ोगे, माइनस ए जोड़ोगे। माइनस ए का योज्य तस्मक पूछे तो माइनस ए में क्या जोड़ोगे ताकि शून्य आ जाए, ए आएगा। तो ए का योज्य तस्मक माइनस ए और माइनस ए का योज्य तस्मक क्या होता है, प्लस ए होता है। तो ए प्लस माइनस ए बराबर शून्य। चाहे ए में राइट साइड से जोड़ो चाहे लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से यानी कि माइनस ए प्लस ए। तो यहां पर जो योज्य तस्मक है वो ए का योज्य तस्मक क्या है, माइनस ए, और माइनस ए का योज्य तस्मक क्या है, ए। तो यहां पर ए व माइनस ए एक दूसरे के योज्य तस्मक है, योज्य तत्समक, योज्य तस्मक। याद रखना ए में क्या जोड़े ताकि जोड़ का तस्मक आ जाए, जोड़ का सॉरी तस्मक नहीं है, ये क्या है, ये प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ए में क्या जोड़े ताकि योग का तस्मक आ जाए, जो जोड़ते हो उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस ए होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 5 की ओर। तो अपना जो नंबर 5 है वो देखो, नंबर 5 योग के लिए निरसन नियम। निरसन नियम का अर्थ होता है इंग्लिश में कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन यानी कि कैंसिल करना, कैंसिलेशन यानी कि कैंसिल, और कैंसिल का अर्थ है काटना। कैंसिल का अर्थ है क्या, काटना। अगर कहीं पर आपको दे ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन में दिया ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, तो आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड से ए को ए से काट रहे हो, लेफ्ट साइड से ए को ए से काट रहे हो, और आप आंसर लिख रहे हो क्या, बी बराबर सी। ये जो लेफ्ट साइड से आपने काटा है और आंसर लिखा है बी बराबर सी, तो ये जिस नियम से आंसर आता है उस नियम का नाम है वाम निरसन नियम। लेफ्ट साइड से काटा है तो इसलिए इसका नाम है वाम निरसन नियम। वाम निरसन नियम, वाम निरसन नियम। लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर बी, अगर कहीं पर लिखा है ए प्लस बी बराबर सी प्लस बी, तो इसका आंसर आप बोलोगे राइट साइड से बी कैंसिल हो जाएगा और ए बराबर सी आएगा। ये जिस नियम से आता है इसका नाम होता है दक्षिण निरसन नियम। दक्षिण निरसन नियम, राइट कैंसिलेशन लो, राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था अभी, मैट्रिक्स योग। योग पॉसिबल कब है, जब दो मैट्रिक्स का क्रम समान, तो आंसर का क्रम भी क्या आएगा, समान। करते कैसे है, संगत में संगत को जोड़ देते। बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस में क्या करते हो, संगत में से संगत को घटा देते हो। फिर बात कर रहे थे मैट्रिक्स योग की। पहला पढ़ा था अपन, क्या पढ़ा, क्रम विनिमयता। मैट्रिक्स योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए प्लस बी, बी प्लस ए के बराबर होता है। फिर नंबर 2 साचर्यता। तीन मैट्रिक्स का जो सम करते हैं वो आगे पीछे अगर करते हैं तो बराबर आता है। इस नियम को कहते हैं साचर्य नियम। 3 नंबर लिखा था योज्य तस्मक।
योज्य तस्मक वह होता है जिसका योग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है, शून्य मैट्रिक्स, उसी क्रम की शून्य मैट्रिक्स। फिर पढ़ा था योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या था, ए के लिए योज्य प्रतिलोम था -a और -a के लिए योज्य प्रतिलोम था +a। क्या होता है, ए में क्या जोड़ें ताकि योग के लिए योज्य तस्मक शून्य आ जाए, वो क्या होता है, ए का योज्य प्रतिलोम होता है। फिर लिखा था नंबर 5 निरसन नियम, दो प्रकार, वाम और दक्षिण। वाम निरसन क्या होता है, जब लेफ्ट साइड में योग में लिखा है और लेफ्ट साइड में कोई सेम है तो उसको काट देते हैं, ये वाम होता है। योग में लिखा है राइट साइड में सेम है, उनको काट देते हैं, उसका नाम होता है दक्षिण निरसन नियम। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्रम में अपन एक नई हेडिंग लिखते हैं, मैट्रिक्स का आदिश गुण। मैट्रिक्स का आदिश गुण स्केलर प्रोडक्ट। मैट्रिक्स का आदेश गुण, इसका अर्थ है किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से गुणा करना। मैट्रिक्स का आदेश गुणन का अर्थ ये नहीं है कि किन्हीं दो मैट्रिक्स का गुणन। मैट्रिक्स के आदेश गुणन का अर्थ है कोई एक मैट्रिक्स दिए उसके साथ किसी कांस्टेंट जैसे 5 का गुणा, किसी मैट्रिक्स को 6 से गुणा, मैट्रिक्स को 10 से गुणा, 5 से गुणा, 2 से गुणा। तो आदेश गुणन का अर्थ क्या है कि कोई एक मैट्रिक्स दी हुई होगी और कोई एक संख्या, एक तरफ तो संख्या है दूसरी तरफ मैट्रिक्स है, संख्या का मैट्रिक्स के साथ गुणा कर रहे हो, वो कैसे करते हैं ये अपन को देखना है। तो इसको मैं गणितीय भाषा के रूप में लिख रहा हूं कि यदि कैपिटल A बराबर, यहाँ पर लिखा है AIJ, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट है और इसका क्रम लिख दिया m क्रॉस n, तथा लेम्डा एक आचर, लेम्डा क्या है, एक आचर संख्या है, लेम्डा एक क्या है, आचर संख्या है। तब लेम्डा का आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के साथ गुणा करना है। तो इधर लेम्डा गुणा ये पूरी मैट्रिक्स AIJ m क्रॉस n, लेम्डा गुणा a का आंसर जो आएगा वो आंसर क्या होगा, ये जो लेम्डा आंसर है जैसे 5 है, इस 5 का मैट्रिक्स के साथ गुणा करे हो तो आपको ध्यान में रखना है इस 5 का मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा हो जाता है। यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का अर्थ क्या है, AIJ, तो इस लेम्डा का इस AIJ यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि लेम्डा अंदर चला जाएगा, लेम्डा अंदर चला जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैट्रिक्स के साथ बाहर 5 से गुणा कर रहे हो तो उस 5 का मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स का आदिश गुण। चलो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। देखो यदि उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे कैपिटल A, यदि कैपिटल A बराबर 2 3 4 5, ठीक है, और या फिर डायरेक्ट लिख रहा हूं, तब आपको फाइंड करना है 2A। क्या करना है, 2A। कैसे ज्ञात करोगे, ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे सॉल्यूशन 2A बराबर, तो यहाँ पर 2A लिख दिया, 2 3 4 और 5। मैंने क्या लिखा, जो लेम्डा होता है वो अंदर, यानी कि 2 प्रत्येक एलिमेंट के साथ अंदर जाएगा, यानी कि मल्टीपल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 गुणा 2 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 5 2, यानी कि 10। तो ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। यानी कि किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट संख्या, कांस्टेंट अचर से गुणा करते हो तो वो कांस्टेंट अंदर चला जाता है, प्रत्येक संख्या के साथ गुणा हो जाता है। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि प्रत्येक संख्या से आप 2 को कॉमन भी ले सकते हो, सब में 2 फैक्टर है तो 2 बाहर भी आप लिख सकते हो, उल्टा भी आपको याद रखना है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, नाम था मैट्रिक्स का आदिश गुणन, मैट्रिक्स का आदिश गुणन। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं आदिश गुणन के गुणधर्म। आदिश गुणन के गुणधर्म
आदेश गुणन के गुणधर्म। चलो इसमें अपन बात करते हैं, कोई दो मैट्रिक्स लेकर चल रहे हैं कि माना कैपिटल ए व कैपिटल बी, कोई दो समान क्रम की मैट्रिक्स है, समान क्रम की मैट्रिक्स है तथा लैम्डा 1 व लैम्डा 2 अचर, लैम्डा 1 व लैम्डा 2 अचर है, तब एक नंबर गुण अगर लिखा है कहीं पर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 गुणा ए, लैम्डा 1 5 मान लो, लैम्डा 2 6 मान लो, ये एक मैट्रिक्स है, तो या तो 5 प्लस 6 इनका सम अलग कर लो, 5 प्लस 6 यानी कि 11, 11 का एक के साथ गुणा कर दो, या फिर ए को अंदर ले जाओ यानी कि लैम्डा 1 गुणा ए प्लस लैम्डा 2 गुणा ए, या तो आप 5 और 6 यानी कि 11 का एक के साथ गुणा करो, या फिर पहले 5 का मैट्रिक्स के साथ गुणा, 6 का मैट्रिक्स के साथ गुणा, फिर जो गुणा किया है उसका सम कर दो। दोनों तरफ जो आंसर है वो आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कहीं पर लिखा है लैम्डा 1 गुणा और कोई तो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, इसका आंसर बराबर होता है लैम्डा 1 गुणा ए प्लस लैम्डा 1 गुणा बी। इसका अर्थ है या तो आप मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स को जोड़ लो फिर 5 से गुणा करो, या फिर पहले मैट्रिक्स में 5 से अलग गुणा, दूसरी मैट्रिक्स में 5 से अलग गुणा करने के बाद जो आंसर है उसका क्या करोगे, सम करोगे। नंबर 3, अगर कहीं पर लिखा है लैम्डा 1 फिर गुणा लैम्डा 2 गुणा ए, यानी कि मैट्रिक्स के साथ लैम्डा 2 का गुणा किया है, जो आंसर है उसका गुणा लैम्डा 1 के साथ करो, या फिर ऐसे करो कि लैम्डा 1 गुणा लैम्डा 2 इसको अलग रखो, ए को बाहर लिखो, या फिर लैम्डा 2 गुणा लैम्डा 1 गुणा ए, इस प्रकार से भी कर सकते हो। लैम्डा 1 को 5, इसको 6, मैट्रिक्स को पहले 6 से गुणा कर लो, आंसर को 5 से, 5 और 6 का पहले गुणा कर लो फिर मैट्रिक्स के साथ, या फिर 6 को बाहर लिखो, मैट्रिक्स के साथ 5 का गुणा कर लो फिर 6 के साथ गुणा कर लो, जो आंसर आता है वो आंसर हमेशा सेम आता है। इसी प्रकार उदाहरण मान सकते हो कि -1 गुणा ए, मैट्रिक्स के साथ -1 का गुणा कर रहे हो, वो आंसर बराबर होता है किसके, -1 के। किसके बराबर लिख सकते हो आप, -1 के बराबर लिख सकते हो। तो इस प्रकार अपन ने जो मैट्रिक्स का आदेश गुणन है वो वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मैट्रिक्स गुणन की ओर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मैट्रिक्स गुणन, मैट्रिक्स गुणन। पीछे वाला टॉपिक तो था मैट्रिक्स का आदेश गुणन, यानी कि एक तरफ तो मैट्रिक्स है, एक तरफ एक संख्या है, गुणा कैसे करते हैं, उस संख्या का प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा हो जाता है। अब क्या है मैट्रिक्स गुणन, इसका अर्थ क्या है, पहले भी मैट्रिक्स है बाद में भी मैट्रिक्स है, उन दोनों मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से करते हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक अपन देखेंगे आगे के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।